So we'll start with revision of first law of thermodynamics. In the last session, we had seen what is first law of thermodynamics. उससे पहले हमने देखा था, if you remember, how to change internal energy of the system. So if you remember, there are two ways of changing internal energy of the system. क्योंकि change in internal energy, it is related with first law of thermodynamics. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए how can you change internal energy of a system. And remember, system in this case was a gas enclosed in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston. तो हमारे पास एक कंटेनर था. We have a container. इस कंटेनर में you have gas. कंटेनर मतलब in the form of cylinder है, and it is fitted with a movable massless frictionless piston. इसमें we have system मतलब गैस. तो फर्स्ट वे, अगर हमको इसका इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, एंड बाय नाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ड्यू टू रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन. मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन, so they have translational kinetic energy. If the gas molecules are performing rotational motion, they have rotational kinetic energy. If the gas molecules are also performing vibration, they have vibrational kinetic energy. तो हर एक मॉलिक्यूल के पास ये तीनों एनर्जीज हो सकते हैं, या तीनों में से कोई भी दो या एक हो सकता है. हर एक मॉलिक्यूल के एनर्जी को ऐड करोगे तो यू गेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ व्हाट कैन हैपन इज, इमेजिन हमारे पास ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, दे आर पॉलीएटॉमिक है, बट दे आर ओनली परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन. मतलब इंटरनल एनर्जी इज कमिंग ओनली फ्रॉम ट्रांसलेशन. अगर हमको इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना मतलब इसको ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन में सेट करना, उसके साथ साथ वाइब्रेशन में सेट करना. तो इफ यू वांट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, मतलब if you want this molecules to perform rotation or vibration, you will have to supply heat. तो ये पहला वे था. दिस इज द फर्स्ट वे by which you can change the internal energy of the system. So internal energy of the system can be changed by providing heat. Number two, by doing work on the system. तो हमारे पास एक सिस्टम है, सेम सिस्टम है, we are not providing heat in this case, but now we will push this piston down. और ये जो piston हम नीचे push कर रहे हैं, this process has to be quasi-static. What do you mean by quasi-static? Very slow. मैंने आपको बताया था कि ये वेरी स्लो क्यों होना चाहिए, बिकॉज यू शुड रिमेम्बर इट शुड बी वेरी स्लो, राइट? वेरी क्विक क्यों होना चाहिए? बिकॉज इफ इट इज वेरी स्लो, अगर एक क्वासी स्टैटिक है, तो इन दैट केस जो भी वर्क हम करेंगे, रिमेम्बर वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अगर आप इस प्रोसेस को स्लो कर रहे हो, तो वर्क का जनरेशन हो रहा है हीट में, और हीट जो है वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है. इफ द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, इन दैट केस heat generated due to work finds sufficient time to leave the system. So that is why ये जो प्रोसेस है ये वेरी स्लो होना नहीं चाहिए. इट शुड बी वेरी क्विक. So you should move the piston inside the cylinder very rapidly, very quickly. मतलब ये प्रोसेस होना चाहिए सडन. और आप आगे जाके सीखोगे सडन प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट डज नॉट लीव द सिस्टम. तो रिमेम्बर, जब आप इस पिस्टन को बहुत फास्ट, वेरी क्विकली इनसाइड द सिलेंडर मूव करोगे, तो जो वर्क हमने किया, दैट वर्क विल बेसिकली चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो दो तरीके हैं, बाय हीटिंग एंड बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम, सिस्टम क्या है? गैस. हमने पिस्टन को नीचे मूव किया, वी आर मूविंग द पिस्टन डाउन, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस. तो सिस्टम मतलब गैस, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो ये दो तरीके थे. इफ यू रिमेम्बर दिस, यू कैन गो अहेड विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड.
हमको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन देखना था, जो बाकी है वी विल डू इट टुडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में you again have a cylinder fitted with movable, massless and frictionless piston. Correct? System is in the form of gas. तो हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. We are providing heat to this system. Now the question is, जो भी आपने हीट प्रोवाइड किया, ये हीट क्या करेगा? ये हीट दो काम करता है. एक तो ये सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा ये वर्क करता है. वर्क करता है मतलब इट विल बेसिकली मूव द पिस्टन अप. द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is partially used to increase energy and partially used to do work. Remember this. क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो लॉ है ये आता है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास, एनर्जी. So it is based on conservation of energy, because the amount of heat you're supplying is doing two things. It is partially increasing internal energy of the system and it is partially doing work. यहाँ तक क्लियर? अब हमको ऑलरेडी पता है ये हीट तो हमने ही सप्लाई किया, और हमको पता है कि चेंज इन एनर्जी क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हीटिंग. दैट इज वाई हम पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टडी करते हैं and then we go to first of thermodynamics. तो अभी रह कौन गया? वर्क डन. तो हमको अब एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन फाइंड करना है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए, ये एग्जैक्ट इक्वेशन ही है, लेकिन बट यू शुड नो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन. तो वर्क डन कैसे फाइंड करोगे ये पता होना चाहिए आपको. तो टू फाइंड वर्क डन वी विल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन. तो कल हमने एक रफ इंट्रोडक्शन लिया था फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन. आज हम इसको कंप्लीटली देखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन. और ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरल एक्सप्रेशन है. व्हाट डू आई मीन बाय जनरल एक्सप्रेशन? इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या याद है क्या? व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस? a process in which state of a system changes. मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी वैल्यूज सम इनिशियल से सम फाइनल वैल्यूज पे जाएगा. तो a thermodynamic process is a process in which the values of thermodynamic variables, pressure, volume and temperature changes from some initial value to some final value. Good. तो अलग अलग प्रोसेस में चार टाइप के प्रोसेस आप सीखोगे. पहला होगा आइसोथर्मल. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल? Temperature is constant. So a process in which temperature remains constant is called as isothermal process. दूसरा प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक. A process in which pressure remains constant. जब हम बोलते हैं temperature remains constant, जब हम बोलते हैं temperature remains constant, when you say temperature of the system remains constant, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम ये दो वेरिएबल है. अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा. सिमिलरली आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, so you will have two variables, volume and temperature. If you increase temperature, volume must increase. तीसरा टाइप का प्रोसेस था आइसोकोरिक, in which volume remains constant, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आप देखोगे. एंड देन लास्टली यू हैव एडियाबैटिक. मैंने अभी बताया एडियाबैटिक प्रोसेस इज सडन प्रोसेस. सडन प्रोसेस मतलब वेरी फास्ट रैपिड प्रोसेस होता है, जिसमें सिस्टम से हीट बाहर जाता नहीं है, बाहर से हीट अंदर आता नहीं है. राइट? तो रिमेंबर, डिपेंडिंग ऑन हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हर एक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग होगा. तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन डिराइव करने वाले हैं, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन. जनरल मतलब आप किसी भी प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हो. तो टू अंडरस्टैंड, टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वही लेंगे, वी विल टेक अ सिस्टम हियर. अगेन सिस्टम विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर fitted with massless, movable, frictionless piston. तो स्टार्ट हमेशा यहीं से होगा. तो थर्मोडायनामिक्स में इनफैक्ट थ्योरी पार्ट इज वेरी सिंपल, क्योंकि सिस्टम हमेशा
एक गैस है जो एक सिलेंडर में है और सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल मासेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. सो लेट अस कंसीडर अ गैस filled in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston. In this case, ये जो piston है इसका cross sectional area है A. So let us say A is the cross sectional area of the piston. Cross sectional area of the piston. Let P be the pressure exerted by the gas on the piston. P be the pressure exerted by the gas. आपको पता होना चाहिए ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कहाँ से आया. इफ यू सी, तो जितने भी चैप्टर्स आपको दिए हैं, फॉर एग्जांपल इससे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यू फर्स्ट डिराइव इक्वेशन ऑफ प्रेशर. तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए. प्रेशर कहाँ से आया? प्रेशर आया ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. when they are in a state of random motion, they collide with each other. When they collide with each other, these collisions are inelastic in nature. मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो उसको क्या बोलते हो आप? inelastic collision. When there is transfer of kinetic energy, it is called as inelastic. But when collisions are with the walls of containers, then it is elastic collision. Similarly, when the collisions are with piston, correct, these collisions are again inelastic in nature. अब inelastic क्यों है? ये जो walls थे या जो base था वो फिक्स है तो वो नॉन मूविंग है. लेकिन जब पिस्टन के साथ कोलिजन होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा और एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से वर्क डन होगा. वर्क विल बी डन टू मूव द पिस्टन अप. तो यहाँ पे पिस्टन अप मूव होगा, राइट. सो ये जो प्रेशर P है, इट इज कमिंग फ्रॉम random motion of gas molecule, because these gas molecules are continuously moving in a state of random motion. They will keep on colliding with the piston and they will exert pressure on the piston. Pressure मतलब force upon area, and because of this force the piston will move up. Let us say piston का displacement है dx. अब यहाँ पे मैंने dx क्यों लिया? इफ यू रिमेम्बर, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. तो अगर आपको याद है, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा. आप पहला चार्ज लाते हो इंफिनिटी से, नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नथिंग टू अपोज. फिर आप दूसरा चार्ज लाते हो वापस से इंफिनिटी से. तो आपको करना क्या था कि चार्ज को इंफिनिटी से लाके एक पॉइंट पर रख देना है. लेट अस से सम ए पॉइंट. तो यहाँ पे आपको चार्ज लाना है. जो चार्ज आप ला रहे हो, लेट अस से स्मॉल q, और ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? कैपिटल Q. तो अब व्हेन यू आर ब्रिंगिंग स्मॉल q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है तो वो अपोज करेगा. मतलब आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट इसको लाना है. मतलब वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे. तो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसको ओवरकम करना है. तो इफ यू रिमेम्बर, हमने इसका डेरिवेशन किया कैसे था? हमने बोला कि लेट अस ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए. आते आते रास्ते में एक पॉइंट आया, उस पॉइंट का नाम था m, इफ यू रिमेम्बर, राइट. हमने बोला लेट अस से m इज सम इंटरमीडिएट पॉइंट. हमको टोटल वर्क डन निकालना था, लेकिन हमने पहले क्या फाइंड किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. मतलब मैं m से n तक ला रहा हूँ थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. देन वी सेड ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका वर्क डन भी होगा स्मॉल, एंड दैट वर्क डन गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन ओवर ऑल द स्मॉल वर्क फ्रॉम इनिशियल पोजीशन to
फाइनल पोजीशन। तो ये सेम आइडिया, सिमिलर आइडिया हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। एक्चुअली वो क्या रहा है इन रियलिटी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, इमेजिन जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था सिस्टम का, वो था वी आई। तो सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है वी आई, लेकिन ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस, ये बिकॉज ऑफ प्रेशर दिस इज मूविंग अप, पिस्टन इज मूविंग अप, पिस्टन अप मूव होगा, मतलब वर्क होगा, किस पे वर्क होगा, किस पे वर्क होगा, पिस्टन पे। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम है यहाँ पे। तो ये जो पिस्टन है ये अप होते होते फाइनली इट विल बी समवेयर हियर, तो ये आ गया फाइनल वॉल्यूम, राइट। तो पिस्टन इतना ऊपर मूव हो गया कि द वॉल्यूम हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो द न्यू वॉल्यूम इज वी एफ, वी फाइनल। लेकिन हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो पिस्टन है, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx, ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते करते वो इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम पे गया है। तो हर बार जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो लेट dx be the small displacement of the piston, displacement of the piston due to pressure of gas, या तो due to force exerted by the gas, एक ही बात है, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो ड्यू टू प्रेशर लिखो या ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस बोलो, एक ही बात है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। तो यहाँ पे ये जो फोर्स एक्सर्टेड है, रिमेम्बर इस फोर्स की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन इज आल्सो स्मॉल, देयरफॉर वर्क डन, therefore work done in bringing this small displacement, work done for small displacement is given by, for small displacement is given by, जब जब ये वर्ड यूज हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब डी यूज होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा एफ डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। But if you remember, pressure is equal to force upon area. Therefore, force equal to pressure into area. Equation number 2. From equation number 1 and 2. Therefore, from equation number 1 and equation number 2, what you have is dW work done equal to F is P into A and dx। अब अगर आप डायमेंशनली भी चेक कर लोगे तो a मतलब मीटर स्क्वायर और dx मतलब मीटर, तो a इंटू डी एक्स क्या है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। सो दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज a इंटू डी एक्स, रिमेंबर ये a था, एरिया ऑफ पिस्टन a था, डिस्प्लेसमेंट dx है, तो increase in volume will be dv, right? But ADX equal to dv, therefore work done dw equal to p into ADX मतलब p dv। तो आपने बहुत जगह पे ये इक्वेशन यूज किया होगा p dv, यू नो कि कैसे इक्वेशन आता है। तो वर्क डन एस पी इंटू डीवी कहाँ से आया, तो आपने स्टार्ट किया बेसिक आइडिया से, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, तो ADX इज dv, तो dw विल बी pdv। बट दिस वर्क डन इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इन रियलिटी हुआ क्या, इन रियलिटी ये था इनिशियल पोजीशन ऑफ द पिस्टन और ये है फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो पिस्टन इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन पे गया तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, वी आई से वी है। तो टोटल वर्क डन मतलब हम लोग वही कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था,
हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क फाइंड करेंगे और सबको इंटीग्रेट कर देंगे. तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, therefore total work done in changing the volume, from Vi, from initial volume Vi to final volume Vf is. तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन यू कैन ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल वर्क डन. पहले dx ले dw, फिर dw, फिर dw, फिर dw, सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट. कहां से कहां तक, vi टू v फाइनल. देयरफॉर वर्क डन w इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये था p और यहाँ पे था dv फ्रॉम vi टू vf. p कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो. तो यहाँ पे बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v dv. इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी vi to vf. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, v. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, t. इंटीग्रेशन ऑफ dy, y. तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v. therefore टोटल वर्क डन w इक्वल टू v, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन के बाहर था. So this is equal to total work done equal to P upper limit V final minus lower limit V initial. ये आ गया general expression for work done. So this is general expression for work done. मैंने यहाँ पे work done by the gas, on the gas कुछ नहीं बोला है. We are not saying anything as of now. अब हम बोलेंगे whether work is done by the gas or work is done on the gas. तो इसमें दो केसेस बनने वाले हैं. एक केस में गैस एक्सपैंड होगा. अगर गैस एक्सपैंड होगा तो वर्क इज डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपांशन मतलब पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करना. पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कौन करेगा, गैस. तो वर्क किसने किया, गैस ने. तो वर्क इज डन बाय द गैस. अगर हमको कंप्रेस करना है, मतलब गैस इज कंप्रेस, तो वॉल्यूम कम होगा. तो वॉल्यूम कम कौन करेगा, हम करेंगे. एक्सटर्नल वर्क विल बी डन. किस पे होगा वर्क, ऑन द गैस. अब बिफोर आई गो हेड विद केसेस, रिमेंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. मे बी यू विल आल्सो लर्न थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री. शायद हो भी गया होगा मे बी. तो वहां पे कन्वेंशन थोड़े अलग रहेंगे. मे भी हम यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव, वहां पे वर्क डन विल बी नेगेटिव. तो वी आर नॉट कंसिडरिंग एंट्रोपी हियर. तो ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको वैसे ही रखो अब. तो केस टू केस में भी ऐसा हो सकता है. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव वर्क, वहां पे आ जाएगा नेगेटिव वर्क. ठीक है, अभी याद रखना पड़ेगा आपको. तो केसेस, देयर आर टू स्पेशल केसेस. केस नंबर 1, इफ द गैस एक्सपैंड्स, if the gas expands. अगर गैस एक्सपैंड हुआ तो वर्क इज डन बाय द गैस है. वर्क इज डन बाय द गैस. अब वर्क इज डन बाय द गैस है, एक्सपांशन है. अगर एक्सपांशन है तो फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर है, क्योंकि एक्सपांशन का मतलब वही होता है ना कि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल. देयरफॉर v फाइनल माइनस v इनिशियल इज ग्रेटर देन 0. सिर्फ इसको शिफ्ट कर लिया. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव. तो देयरफॉर v फाइनल माइनस v इनिशियल इज नथिंग बट पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या था, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. therefore work done is also positive, right? Thus by convention work done by the gas is taken to be positive. Therefore by convention work done
by the gas is taken to be positive. और एक चीज याद रखो, ये कन्वेंशन हम लोग बनाते हैं, we are the one who make such rules, so do not get confused here at all. वहां पे नेगेटिव वर्क डन, हाँ ठीक है नेगेटिव वर्क डन, हाउ डज इट मैटर, डजंट मैटर रियली। ओके, सिर्फ ये हमारे समझने के लिए होता है कि अगर एक्सपांशन हुआ तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो समझ जाना क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है, किसने किया, गैस ने, क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस। तो अगर आप बोलते नहीं मुझे वर्क डन नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ले लो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नेगेटिव वर्क डन मतलब क्या होगा, एक्सपांशन। तो ये कन्वेंशन वी डिसाइड, हम लोग ही है जो कन्वेंशन बनाते हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर, आई विल बी टेकिंग दिस एज पॉजिटिव वर्क, इफ वर्क इज डन बाय द गैस इट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि एक अल्टरनेट भी सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव क्यों लिया होगा फिर। अगर वर्क डन बाय द गैस है, गैस के पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, अगर गैस ने वर्क किया तो क्या यूज किया, तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट यूज हो गया टू डू वर्क, करेक्ट। तो क्या कम हुआ है, इंटरनल एनर्जी, तो मे बी यू कैन से सिंस इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग हेंस वर्क डन आई विल बी टेकिंग एज नेगेटिव, ये भी बोल सकते हो, बट हियर बाय रूल बिकॉज फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो हम लोग वर्क डन क्या लेंगे, पॉजिटिव, करेक्ट। देन दूसरा केस नंबर 2, if the gas compress, if the gas compresses, if the gas compresses, अब कंप्रेशन अपने आप तो होगा नहीं, अपने आप तो हो नहीं सकता, वर्क इज डन ऑन द गैस, जैसे यहाँ पे वर्क इज डन बाय द गैस था, यहाँ पे आप बोलोगे वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, और इन दिस केस जो फाइनल वॉल्यूम है वो लेस देन इनिशियल है, क्योंकि पिस्टन का पोजीशन और भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज लेस देन जीरो, मतलब क्या, नेगेटिव, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज नेगेटिव, देयरफॉर वर्क which is P into V final minus V initial will also be negative, right? So therefore by convention work done on the gas is taken to be negative. अब आप उल्टा भी बोल सकते थे, क्योंकि गैस पे वर्क हुआ, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can neither be created nor be destroyed, तो वर्क कहाँ गया, गैस ने रख लिया तो एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ये अल्टरनेट अप्रोच है, तो इट्स जस्ट अप टू यू, आपके टेक्स्ट बुक में जो नोटेशन दिया है मैं वो यूज कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में उल्टा भी होगा, राइट। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे बाय कन्वेंशन वर्क डन, अभी वर्क डन किस पे हुआ, ऑन द गैस, ऑन द गैस, गैस मतलब कौन, सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव, इज टेकन टू बी नेगेटिव। और एक तरीका है सोचने का, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कंफ्यूजन क्लियर करने का, जब वर्क डन बाय द गैस हुआ, तो वर्क डन बाय द गैस किस पे हुआ, ऑन द सराउंडिंग्स, ऑन द पिस्टन, करेक्ट, राइट, पिस्टन मतलब सराउंडिंग ही है, तो व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस मतलब बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, अगर वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव ले रहे हो, मतलब वर्क डन किस पे हुआ है, ऑन द एनवायरमेंट, ऑन द सराउंडिंग, तो ऐसा भी बोल सकते थे, वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो किसने किया, सराउंडिंग ने किया, मतलब एनवायरमेंट ने किया, तो वर्क डन ऑन द गैस मतलब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग क्या लोगे, नेगेटिव, तो ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ लेना, वर्क डन बाय द गैस मतलब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स, वर्क डन ऑन द गैस मतलब बाय द सराउंडिंग होता है। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, यस, ओके, गुड, then we can move ahead with next topic, and that is
थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, एक ही चीज के तीन नाम है। एक आप उसको बोलते हो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, या इसी को आप बोलते हो प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, या तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम ऐसा भी बोल सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन से अ सिस्टम वेरिएबल और अ सिस्टम वेरिएबल, और इसको स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको सिर्फ वेरिएबल भी बोलते हैं, तो एक ही बात है। तो ये तीनों चारों एक ही चीज के नाम, अलग अलग नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल, ये सब एक ही चीज है। तो ये थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली क्या है? तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब आप यहाँ पे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब दैट कैन बी मेजर्ड। तो ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल है या प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम है, इट इज एनी एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, बट एक कंडीशन है, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं, फिर हम समझेंगे कि व्हाई दे हैव सेड इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है? दे आर दे आर एनी मेजरेबल, मतलब यू कैन मेजर, और ऑब्जर्वेबल मतलब यू कैन ऑब्जर्व बेसिकली। तो यू कैन बेसिकली मेक ऑब्जर्वेशन एंड सी, अलग अलग वैल्यूज आती है इसकी। दे आर एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, उसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, of a thermodynamic system when the system is in equilibrium, when the system is in equilibrium। हर एक सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो थर्मोडायनामिक सिस्टम हो या नहीं हो। फॉर एग्जांपल, यू कैन हैव सो मेनी एग्जांपल हियर, हर एक का एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, यू आल्सो हैव सम प्रॉपर्टीज, जैसे समवन हैज अ प्रॉपर्टी दैट दे नेवर कीप क्वाइट, ये एक प्रॉपर्टी है। someone has a property, इसकी आंखों का कलर में भी ब्लू है, दैट इज वन प्रॉपर्टी, करेक्ट। किसी का हाइट बॉडी बहुत अच्छा है, वो एक और प्रॉपर्टी है। किसी का मे बी समवन हैज सिक्स फिंगर्स, वो एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली इंट्रिंसिक क्वालिटी होता है। तो प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बोल रहे हो, तो किसी भी एक सिस्टम से रिलेटेड कौन से पैरामीटर्स है उसको बोलते हो प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ये फैन है, इसका प्रॉपर्टी है, इसका व्हाइट कलर है, गुड। तो हम यहाँ तो कलर की बात करेंगे नहीं, क्योंकि पहली बात तो सिस्टम गैस है, गैस दिखता नहीं है, you cannot see gas. Number two, gas is always contained inside a cylinder fitted with movable massless frictionless piston. So you will not open the cylinder, because जैसा ही आपने सिलेंडर ओपन किया, तो बेसिकली यू आर अलाउिंग एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो फिर उस केस में यू कैन नॉट मेजर व्हाट इज द वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब आप बोलते हो देयर एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाई इक्विलिब्रियम? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। स्टेट वेरिएबल कौन से है, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते टाइम ही बता दिया था। थर्मोडायनामिक्स में आपके पास टोटल 4 ही पैरामीटर होते हैं जो आप मेजर करके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो सिस्टम का इंफॉर्मेशन देने के लिए, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए 4 ही वेरिएबल है, पीवी टी एंड एस, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी। एंट्रोपी हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। एंट्रोपी का सिर्फ मतलब इतना है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम।
सिस्टम में कितना केओस है, व्हाट इज द डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द सिस्टम, पर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों यूज किया? इमेजिन इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम था, मैं वही सिस्टम ले लेता हूँ क्योंकि इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में वही है, सब वही है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। यू हैव अगेन अ सिलेंडर, अगेन अ पिस्टन, मूवेबल massless frictionless, again there is gas. अब इमेजिन, यू नो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम पे भी आएंगे। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस सिचुएशन है। इमेजिन कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इमेजिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस है मतलब हो सकता है इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हो सकता है इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो ऑलरेडी ऑनगोइंग चेंजेस सिस्टम में है, तो मेजर किसको करोगे फिर? उसी, अगर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो अगर आपने अभी वॉल्यूम मेजर किया तो एक सेकंड के बाद कुछ और आएगा, अगले एक सेकंड के बाद कुछ और आएगा, अगले एक सेकंड के बाद कुछ और आएगा। तो जब तक ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता तब तक आप कोई भी वेरिएबल मेजर करोगे तो वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी। आपने अभी मेजर कर लिया टेम्परेचर, आपने बोला 27 डिग्री, मैंने 2 सेकंड के बाद मेजर किया तो मुझे मिल गया 27.2 डिग्री। फिर 10 सेकंड के बाद मेजर किया तो 27.10, 27.1, मे बी 27.5, मे बी 28, मे बी 30। तो ये वर्ड इक्विलिब्रियम क्यों बोला है? इक्विलिब्रियम इसलिए बोला है कि आपको सिस्टम को सफिशिएंट टाइम देना है सो दैट एवरीथिंग बिकम्स स्टेबल। स्टेबल मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो ये जो अभी तक हम वही बात कर रहे थे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही है स्टेट वेरिएबल्स। सिर्फ हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते जाना पड़ेगा। एज यू प्रोग्रेस इन थर्मोडायनामिक्स थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड्स आते जाएंगे। पहले हमने बोला, सिर्फ बोला था वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। फिर हमने बोला थर्मोडायनामिक वेरिएबल। फिर हम लोग बोल रहे हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, उसी को बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, उसी को बोल रहे हैं स्टेट वेरिएबल, उसी को बोल रहे हैं सिस्टम वेरिएबल, उसी को बोल रहे हैं वेरिएबल। राइट, ये सब एक ही है, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ इतना है, व्हेन यू से थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, नाउ यू विल से कि हम मेजर कर सकते हैं। यस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यू कैन मेजर। प्रेशर मेजर करने के लिए यू विल यूज मैनोमीटर, टेम्परेचर के लिए यू विल यूज थर्मोमीटर। और वॉल्यूम मेजर करना तो सबसे इजी टास्क है, आपको पता है, आप भी वॉल्यूम मेजर करते हो। कुछ खाना बनाना है, कुछ बनाना है तो एक यू टेक समथिंग, उसके ऊपर मार्किंग होता है कितने लीटर, डन, राइट। तो वॉल्यूम मेजर करना तो और भी इजी है। गुड। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल मतलब दे आर मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी of a thermodynamic system when the system is in equilibrium. So they are also called as state variable or variables. They are also known as they are also known as variables or state variables. Example: pressure, volume, temperature, etc. So example: pressure, volume, temperature. Example: pressure, volume, temperature. Then तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट वेरिएबल है द डिस्क्राइब ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम में आया नहीं तब तक हमने मेजर किया ही नहीं। अगर हमने मेजर किया भी होता तो कांस्टेंट वैल्यू मिलती नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेट वेरिएबल की मैं वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू देयर इज अ सिस्टम with 1 atmospheric pressure, 10 meter cube of volume and 27 degree Celsius of temperature. The moment you write down some values, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? ये फिक्स वैल्यूज है। फिक्स वैल्यूज है मतलब सिस्टम में ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है। ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है मतलब सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। मतलब स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट, ये पता होना चाहिए। 10, ये बहुत काम का है। 10 स्टेट वेरिएबल्स डिस्क्राइब
equilibrium state of a system. Describe equilibrium state of a system. करेक्ट. तो पीवीटी की एक सेट ऑफ वैल्यूज विल बी वन इक्विलिब्रियम स्टेट, पीवीटी का अदर सेट ऑफ वैल्यू विल बी सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट, पीवीटी का थर्ड सेट ऑफ वैल्यू विल बी थर्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, और फोर्थ विल बी फोर्थ सेट ऑफ स्टेट, मतलब फोर्थ इक्विलिब्रियम स्टेट. मैं जानबूझ के बता रहा हूँ वैसा क्योंकि आगे ग्राफ प्लॉट करना है. यू नीड टू रिमेम्बर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का एक सेट मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट, सेकंड सेट सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट, तीसरा सेट तो तीसरा सेट मतलब तीसरा स्टेट, चौथा सेट तो चौथा स्टेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हर बार जब एक स्टेट से सिस्टम दूसरे स्टेट में जाएगा वी विल गिव सिस्टम सफिशिएंट टाइम टू बी इन इक्विलिब्रियम. करेक्ट. देन ये जो वेरिएबल्स है थर्मोडायनामिक वेरिएबल, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. तो इनके दो कैटेगरी है, एक है इंटेंसिव वेरिएबल, एक है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. Intensive variables are those variables which do not depend on the size of system, and extensive variables are those variables which depend on the size of system. अब size से मेरा मतलब क्या? For example, पहले मैं पूरा समझा दूंगा, then we will write down. For example, the simplest example of all, what you can do is, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है. ऑफ कोर्स जब आप बोलते हो गैस है तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास एंड इंटरनल एनर्जी का कुछ वैल्यू होगा. तो दिस सिस्टम विल हैव स्टेट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड ऑल आर दिस मैक्रोस्कोपिक. तो ये जितने भी मैं स्टेट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ ये मैक्रोस्कोपिक है. मैक्रो मैक्रो मतलब ये पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर देंगे, सिंगल मॉलिक्यूल को नहीं. मैक्रोस्कोपिक मतलब इट विल डिस्क्राइब कंप्लीट सिस्टम एज अ होल. अब इमेजिन इमेजिन यहाँ पे ये जो सिस्टम था मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ अ पार्टीशन, विद द हेल्प ऑफ अ कंपार्टमेंट, विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन इसके दो कंपार्टमेंट्स कर दिए, दो इक्वल कंपार्टमेंट्स. करेक्ट. अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये जो सिस्टम है इसके वेरिएबल्स प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास इंटरनल एनर्जी है. करेक्ट. तो पहले पार्टीशन था क्या? नहीं था. अब हमने पार्टीशन डाल दिया, हमने सिस्टम को दो इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. तो when you divide the system into two equal compartments, ऐसे कुछ वेरिएबल है जो चेंज नहीं होंगे. कौन कौन से? डेंसिटी भी ले लेता हूं मैं, वॉल्यूम तो छोड़ ही दो क्योंकि वॉल्यूम तो हमने ही डिवाइड किया, तो वॉल्यूम छोड़ दो. प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर मान लो. What will not change, partition हो या नहीं हो, what will not be affected is pressure, density and temperature. तो प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर दोनों सेक्शंस में दोनों कंपार्टमेंट में सेम रहेगा. करेक्ट. क्लियर. राइट. तो प्रेशर विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल नॉट चेंज. क्यों? प्रेशर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर कम्स फ्रॉम कोलिजन विद वॉल्स. तो वॉल्स के साथ तो जितना कोलिजन था पहले था अभी भी हो रहा है. एरिया ऑफ वॉल कहाँ चेंज किया? नहीं चेंज किया. तो प्रेशर इज सेम, डेंसिटी इज सेम, क्योंकि आपने डायरेक्टली सेंटर में पार्टीशन डाल दिया तो डेंसिटी विल रिमेन सेम, दोनों कंपार्टमेंट्स में सेम होगा. राइट. देन टेम्परेचर विल आल्सो बी सेम. तो ये हो गया इंटेंसिव वेरिएबल. बराबर. इंटेंसिव वेरिएबल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. तो मैंने अगर एक की जगह पे तीन कंपार्टमेंट कर दिए तो इवन इन दैट केस pressure density and temperature will remain same. Such variables are called as intensive variables. But wait, mass यहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट में हो गया m/3, दो कंपार्टमेंट तो m/2, अगर तीन कंपार्टमेंट तो m/3, चार कंपार्टमेंट तो m/4. एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. याद रखो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था? द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. आपने जब सेक्शन डाल दिया, बीच में पार्टीशन डाल दिया, आधे मॉलिक्यूल्स एक साइड पे रह गए, तो अब सम किसका हो रहा है? आधे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी का हो रहा है. तो इंटरनल एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ
will be a function of size. It will depend on the size. मैंने 3 कंपार्टमेंट किए होते हैं तो each compartment will have u by 3, u by 3 and u by 3. So mass and internal energy, these are extensive variables. So intensive variables are those variables which do not depend on the size of system, and extensive variables are those variables which depend on the size of system. So thermodynamic state variables can be classified as, and these are macroscopic variables, ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, but these are all macroscopic. प्रेशर पूरे गैस का देखते हो, वॉल्यूम पूरे गैस का देखते हो, टेम्परेचर भी पूरे गैस का एवरेज टेम्परेचर होता है, राइट? तो these are macroscopic variables. Then thermodynamic state variables can be classified as thermodynamic state variables can be classified as first type intensive variable. How will you define this? कैसे define करोगे? The state variables which do not depend on size of the system, which are independent of size of the system. So the state variables which do not depend on the size of the system are known as intensive variables. Number 2, extensive variables. The state variables which depends on size of the system are called as extensive variables. सिर्फ नोट्स में आखिरी में are called as extensive intensive print हो गया है, वो करेक्ट कर लेना. So doesn't really matter. You just have to write, scratch it out intensive and write extensive. So the state variables, थोड़े बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स है, प्लीज करेक्ट देम. The state variables which depends on the size of the system, are known as extensive variables. Or to further classify, further explain, एक एग्जाम्पल लिख दो. क्या दोगे एग्जाम्पल? नहीं ठीक है, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन ना, पहले तो सिस्टम लेना पड़ेगा. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गैस filled in a container or a cylinder. Let the container be divided into 2 equal compartments by putting a partition. In this case, pressure, volume and temperature in both the compartments will be the same. Hence, pressure, volume, temperature are intensive variables, but mass and internal energy, pressure, density, not volume, sorry. Pressure, density and temperature are same. Mass and internal energy will be different, hence they will be extensive variables. Different matlab they will depend on the size of the system. So for example, let a system of gas be divided into 2 equal parts. By putting a partition at the center. बेसिकली थोड़ा सा वर्ड्स नोट्स में अलग है वही आइडिया वही है, बट लिटिल बिट ग्रामर थोड़ा सा अलग है. इन दिस केस
in this case pressure, density and temperature will remain same. अब आप बोलोगे डेंसिटी कैसे सेम हो गया? डेंसिटी सेम हुआ, व्हाट डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। पहले टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम था, अब आपने वॉल्यूम हाफ कर दिया, मास भी हाफ हो गया, कैंसल कैंसल, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी इज कांस्टेंट, रिमेंबर दिस। डेंसिटी कैसे सेम रहा? डेंसिटी सेम ही हुआ ना, वॉल्यूम हाफ कर दिया आपने, मास भी हाफ हो गया, तो मास अपॉन वॉल्यूम, m/2 v/2, 2 कैंसल, वापस से क्या आ गया, m/v, तो डेंसिटी इज कांस्टेंट। So in this case, pressure, volume and temperature remains the same. Remains the same. That is, they do not depend. They do not depend on the size of system. On the size of system, and hence are intensive variables. And hence are intensive variables. Good. Similarly, not similarly because it's not similar. क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वहाँ पे चेंज होगा, right? Also, variables like mass and internal energy will change, and hence these variables are extensive variables. Now the clear? So have you understood intensive and extensive variables? So first of all, have you really understood work done? Work done याद है? Work done. What is work done? What is work done? P into V final minus V initial. So work done by the gas क्या आएगा? Positive. Work done on the gas क्या आएगा? Negative. फिर हमने क्या define किया? Thermodynamic state variables. These are variables. These are measurable or observable properties or characteristics of a system when the system is in equilibrium. ध्यान दो यहाँ पे और गड़बड़ करना बंद कर दो. Okay, then हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. इंटेंसिव मतलब दे डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, एंड एक्सटेंसिव मतलब दे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम. अब हमको देखना है व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, रिमेंबर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायनामिक मतलब चेंजिंग, राइट? हम किसी भी चेंजिंग चीज के लिए वर्ड यूज करते हैं डायनामिक. फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस. रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं ना डायनामिक पर्सनालिटी है. व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? इट चेंजेस, द पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम. क्योंकि स्टैटिक लोग ज्यादा टाइम टिकते नहीं है वैसे, बाय द वे. इफ यू आर स्टैटिक यू शुड बिकम डायनामिक. देन एनीवेज, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब थिंग्स विल नॉट चेंज नाउ, मतलब बैलेंस है अब. तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलोगे? जब एक सिस्टम तीन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा. व्हेन अ सिस्टम इज इन थ्री इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. पहला इक्विलिब्रियम इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था. टग ऑफ वॉर मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि ज्यादा इजी समझता है. When the forces are balanced. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, हमने एक साइड से फोर्स लगा दिया, उतना ही फोर्स दूसरी साइड से लगा दिया. You have two equal but opposite forces. What is net result? Zero. Then the system is said to be in mechanical equilibrium. तो जब अब थोड़ा सा वर्ड चेंज करूंगा,
यहाँ पे सिस्टम मतलब हमारे पास गैस है, रिमेम्बर। तो सिस्टम मतलब गैस है। जब एक सिस्टम में, when in a system there are no net force, when the net force, resultant force within the system के हर एक पार्ट में, when resultant force is zero everywhere within the system, then the system is said to be in mechanical equilibrium. तो तीन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने चाहिए, पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा थर्मल। तीनों को अच्छे समझ लो। अगर एक सिस्टम में कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, when there are no unbalanced forces in any part of the system, or when there is no unbalanced force between the system and the surrounding, मतलब सिस्टम के अंदर भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, सिस्टम और एनवायरनमेंट में भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, then the system is said to be in mechanical equilibrium. A system is said to be in mechanical equilibrium if there are no unbalanced system within the system, unbalanced forces within the system or between the system and the environment. A system is said to be in mechanical equilibrium if there are no unbalanced forces anywhere within the system or between the system and the environment. इसका मतलब पता है क्या होता है? प्रेशर सेम होना, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। जब अनबैलेंस फोर्स नहीं है, मतलब हर जगह पे फोर्स सेम है, हर जगह पे फोर्स सेम होना मतलब प्रेशर सेम होना। इट ऑल्सो मीन्स दैट द प्रेशर एवरीवेयर विद इन द सिस्टम एंड द सिस्टम एंड द एनवायरमेंट आर सेम। मतलब अगर बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर भी हर जगह पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नंबर टू द सिस्टम शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस विद इन द सिस्टम। कहीं पे भी सिस्टम में ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस नहीं है। सच अ सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका और एक मतलब होता है, अगर ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन नहीं है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता कब है, कब होता है? हाँ, when one type of element reacts with other type of element, वो कब होगा? when two different substances will interact, वो कब होगा? जब मास का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेनर को ओपन कर देता हूँ एंड देन आई अलाउ सम एयर टू गो इनसाइड, तो देन देयर इज अ चांस कि बाहर का एयर गैस अंदर गया और अंदर के गैस के साथ रिएक्ट हुआ। तो जब आप बोलते हो there is no ongoing chemical reaction within the system, it also means there is no ongoing transfer of mass anywhere within the system or between the system and the surrounding। क्योंकि मास ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब एक गैस आएगा दूसरे के साथ रिएक्ट होगा, राइट। इसका मतलब ये भी होता है कि कंपोजिशन इज सेम एवरीवेयर, क्योंकि रिएक्शंस नहीं है। रिएक्शंस कब नहीं होते? जब हर जगह पे, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डो नॉट टेक इट लाइक दिस, ऐसा होता है। मैंने एक कंटेनर लिया, तो उसमें पहले मैंने हाइड्रोजन भरा, फिर मैंने ऑक्सीजन भर दिया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, दे विल स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड्स एंड दे विल मेक वाटर मॉलिक्यूल्स। आफ्टर सफिशिएंट टाइम हर जगह पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। इज देयर एनी ऑनगोइंग रिएक्शन नाउ? नहीं। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया, हर जगह पे, मतलब कंपोजिशन इज सेम एवरीवेयर। तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होना, इसका मतलब मास ट्रांसफर भी नहीं है। सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई मास ट्रांसफर नहीं है, सिस्टम और एनवायरनमेंट में भी कोई मास ट्रांसफर नहीं है, राइट। तो इट इज, द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा कंडीशन, थर्मल इक्विलिब्रियम। द सिस्टम is said to be in thermal equilibrium if the temperature everywhere within the system and the system and the environment is same। तो जब एक सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, it should be in mechanical equilibrium, it should be in chemical equilibrium, and it should be in, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium। यहाँ तक क्लियर? तो रेस्ट we will continue in the next session।